श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी का दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग और उसका अध्याय है ब्रह्म एवं जगत। इसमें कल बात हो रही थी श्वेत केतु कि हे श्वेत केतु वही तू है तत्त्वमसि, और हमारी आत्मा ही यथार्थ है। अब आगे, अतएव हमने देखा कि पहले तो यह प्रश्न ही स्वविरोधी है कि पूर्ण ब्रह्म सत्ता से जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, और दूसरे हम देखते हैं कि अद्वैतवाद में ईश्वर की धारणा इस एकत्व की धारणा है। अतः हम उसको विषयीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि जाने अनजाने हम सदैव उसी में जीवित हैं और उसी में रहकर समस्त कार्यकलाप करते हैं। हम जो कुछ करते हैं सब उसके भीतर से ही करते हैं। अब प्रश्न यह है कि देश काल निमित्त क्या है। अद्वैतवाद का मर्म तो यह है कि वस्तु एक ही है, दो नहीं। बहुत बढ़िया। अद्वैतवाद का मर्म तो यह है कि वस्तु एक ही है, दो नहीं। पर यहाँ पर तो यह कहा जा रहा है कि वह अनंत ब्रह्म देश काल निमित्त के आवरण में से नाना रूपों में प्रकाशित हो रहा है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दो वस्तुएं हैं, एक तो वह अनंत ब्रह्म और दूसरी देश काल निमित्त की समष्टि अर्थात माया। ऊपर से तो यही प्रतीत होता है कि ये दो वस्तुएं हैं। अद्वैतवादी इसका उत्तर देते हैं कि वास्तव में इस प्रकार दो नहीं हो सकते। यदि दो वस्तुएं मानोगे तो ब्रह्म की भ्रांति, जिस पर कोई निमित्त कार्य नहीं कर सकता, दो स्वतंत्र सत्ताएं माननी पड़ेंगी। पहले तो यही नहीं कहा जा सकता कि काल, देश और निमित्त स्वतंत्र सत्ताएं हैं। हमारे मन के प्रत्येक परिवर्तन के साथ काल का भी परिवर्तन होता रहता है। अतः उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कभी कभी हम स्वप्न में देखते हैं कि हम कई वर्ष जीवित रहे, और कभी कभी ऐसा बोध होता है कि कई मास एक क्षण में गुजर गए। अतएव काल हमारे मन की अवस्था पर निर्भर है। दूसरे, काल का ज्ञान कभी कभी बिल्कुल लुप्त हो जाता है। देश के संबंध में भी यही बात है। हम देश का स्वरूप नहीं जान सकते, उसका कोई निर्दिष्ट लक्षण करना असंभव होने पर भी वह है। इस बात को अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। वह अन्य किसी पदार्थ से पृथक होकर नहीं रह सकता। निमित्त अथवा कार्य कारण भाव के संबंध में भी यही बात आती है। इस देश काल और निमित्त में हम एक विशेषता देखते हैं कि ये अन्य वस्तुओं से पृथक होकर नहीं रह सकते। तुम शुद्ध देश की कल्पना करो, जिसमें न कोई रंग है, न सीमा, न चारों ओर किसी भी वस्तु से कोई संसर्ग है, तो तुम देखोगे कि तुम इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। देश संबंधी विचार करते हो तो तुमको सीमाओं के बीच अथवा तीन वस्तुओं के बीच
स्थित देश की कल्पना करनी होगी। अतः हमने देखा कि देश का अस्तित्व अन्य किसी वस्तु पर निर्भर रहता है। काल के संबंध में भी यही बात है। शुद्ध काल के संबंध में तुम कोई धारणा नहीं कर सकते। काल की धारणा करने के लिए तुमको एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती घटना लेनी पड़ेगी और अनुक्रम की धारणा के द्वारा उन दोनों को मिलाना होगा। जिस प्रकार देश बाहर की दो वस्तुओं पर निर्भर रहता है, उस प्रकार काल भी दो घटनाओं पर निर्भर रहता है और निमित्त अथवा कार्य कारण भाव की धारणा इस देश और काल पर निर्भर रहती है। देश काल निमित्त के भीतर विशेषता यही है कि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस कुर्सी अथवा उस दीवार का जैसा अस्तित्व है वैसा भी उनका वैसा भी नहीं है। वे जैसे सभी वस्तुओं के पीछे लगी हुई छायाओं के समान हैं। तुम किसी भी प्रकार उन्हें पकड़ नहीं सकते। उनकी कोई सत्ता नहीं है। हम देख चुके हैं कि सचमुच उनका अस्तित्व ही नहीं है। अधिक से अधिक वे छाया के समान हैं। फिर वे कुछ भी नहीं हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हीं में से जगत का प्रकाश हो रहा है। वे तीनों मानो स्वभावतः मिलकर नाना रूपों की उत्पत्ति कर रहे हैं। अतएव पहले हमने देखा कि देश काल निमित्त की समष्टि का अस्तित्व भी नहीं है, फिर वे बिल्कुल असत अस्तित्व शून्य भी नहीं है। दूसरे, ये कभी बिल्कुल अंतर्हित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, समुद्र की तरंगों को लो तो तरंग अवश्य समुद्र के साथ अभिन्न हैं, फिर भी हम उनको तरंग कहकर समुद्र से पृथक रूप में जानते हैं। इस विभिन्नता का क्या कारण है? नाम और रूप। नाम अर्थात उस वस्तु के संबंध में हमारे मन में जो एक धारणा रहती है वह नाम, और रूप अर्थात आकार। पर हम क्या तरंग को समुद्र से बिल्कुल पृथक रूप में सोच सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। वह तो सदैव इस समुद्र की धारणा पर ही निर्भर रहती है। यदि यह तरंग चली जाए तो रूप भी अंतर्हित हो जाएगा। फिर भी ऐसी बात नहीं कि यह रूप बिल्कुल भ्रमात्मक था। जब तक यह तरंग थी तब तक यह रूप भी था। तुमको बाध्य होकर यह रूप देखना पड़ता था। यही माया है। ओम शांति।